एक बैंकर और इन्वेस्टर के रूप में पिछले कई इयर्स के एक्सपीरियंसेस के बाद अगर मुझे आज फिर से बिल्कुल जीरो से इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी पड़े, जहां ना कोई इन्वेस्टमेंट ना कोई पोर्टफोलियो, सिर्फ एक ब्लैंक स्लेट, तो मैं वही अप्रोच फॉलो करता जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जब मैंने पहली बार इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी तब मुझसे भी कई रूकी मिस्टेक्स हुई थी, और अगर आज की समझ तब होती तो कुछ फैसले मैं बिल्कुल अलग तरीके से लेता। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको उन 7 की स्टेप्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं आज के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल शुरुआत से इन्वेस्ट करते हुए अपनाता। इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे कि एक नए इन्वेस्टर के रूप में अनसिकेबल कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, वो कॉमन ट्रैप्स कैसे अवॉइड करने हैं जिनमें ज़्यादातर बिगिनर्स फंस जाते हैं, और कैसे आप खुद को रियल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज से ही सेटअप कर सकते हैं। और हाँ, बाय द वे, अगर 2026 में आपकी मेन प्रायोरिटी इन्वेस्टिंग है तो कुछ ही हफ्तों में मैं कम्प्लीटली फ्री लाइव वर्कशॉप होस्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैं डिटेल में सिखाऊंगा कि इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, और वो भी इस वीडियो के अगले 15 मिनट्स से कहीं ज़्यादा डेप्थ के साथ। यह वर्कशॉप पूरी तरह फ्री है। कमेंट में आप यस टाइप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं डोर्स क्लोज होने से पहले। इन्वेस्टमेंट की बात करने से पहले सबसे ज़रूरी है यह कि फाइनेंशियल फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। यहाँ एक स्टैटिक्स है जो इंडियन इन्वेस्टर्स को उतना ही सरप्राइज करता है जितना मुझे। तकरीबन 40% लोग ऐसे होते हैं या ऐसे हैं जो 50,000 की इमरजेंसी भी बिना उधार लिए मैनेज नहीं कर पाते। और यही वो रियलिटी है जो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले ही फेल करवा देती है। अगर आपकी कार खराब हो जाए, या घर में कोई मेडिकल या रिपेयर इमरजेंसी आ जाए, या ज़िंदगी अपने तरीके से कोई भी सरप्राइज फेंक दे और आपके पास अलग से कैश रिजर्व ना हो, तो आपको मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना पड़ेगा, वो भी शायद सबसे गलत समय पर। इसलिए अगर मैं आज इन्वेस्टिंग स्क्रैच से शुरू कर रहा होता तो मैं तब तक ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलता, ना ही कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदता, जब तक मेरी फाइनेंशियल बेसिक्स सही नहीं हो जाती। जब लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो यह क्लासिक मिस्टेक करना बहुत आसान होता है कि इस स्टेप को स्किप किया जा सकता है, खासतौर पर तब जब आपके आसपास लोग 20 से 30 लाख सालाना इनकम की बात कर रहे हों, या उनके पास करोड़ लेवल के पोर्टफोलियोज हों, या आप यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखते हो जहां लोग अपने मैसिव पोर्टफोलियोज दिखा रहे हों। कभी कभी इससे ऐसा फील होता है कि आप दूसरों से पीछे रह गए, और उसी डिप्रेशन में आप जितना हो सके उतना पैसा स्टॉक मार्केट में डालने लगते हैं, सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि सेविंग से भी। और फिर आप ऐसे पैसे से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जिससे आप असल में लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर अगर मार्केट डिप कर जाती है, पैनिक करना बहुत आसान हो जाता है, जल्दी सेल करना, कॉन्फिडेंस खो देना, और एंड में उस पोजीशन से भी और उस जगह पर पहुंच जाना जहां से आपने शुरुआत की थी। अगर मैं आज पहली बार इन्वेस्ट कर रहा होता तो इन्वेस्ट शुरू करने से पहले मैं 3 चीजें जरूर इंश्योर करता। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर करता, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर, पर्सनल लोन्स, और दूसरे कंज्यूमर लोन्स, क्योंकि इन पर लगने वाला हाई इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न्स बनने से पहले ही आपके पैसे को ड्रेन कर देता है। इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स पर 30 से 45% तक का इंटरेस्ट लगता है। पर्सनल लोन्स भी 12 टू 24% तक जाते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट रिटर्न्स हिस्टोरिकली करीब 10 से 12% रहे हैं। मतलब आप एक तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उससे तेज स्पीड से पैसा लीक हो रहा है। दूसरी चीज, इमरजेंसी फंड बनाना। इन्वेस्टिंग से पहले कम से कम 3 से 6 महीने की एसेंशियल एक्सपेंसेस एक सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में जरूर रखें। यह स्टेप दोस्तों बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही स्टेप आपको मार्केट गिरने पर पैनिक करने से बचाता है। तीसरा, इनकम और स्पेंडिंग स्टेबल रखना। यह क्लियर हो जाना चाहिए कि हर महीने कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है बिना किसी प्रेशर के। जब बेसिक्स कवर्ड होते हैं तब मार्केट गिरने पर भी आप पैनिक नहीं होते, काम रह पाते हैं।
जब आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्टेबल हो जाती है, तब अगला लॉजिकल सवाल यह होता है कि पैसा आखिर किस पर्पज से इन्वेस्ट किया जा रहा है। इंडिया में बहुत से लोग बिना क्लियर गोल के इन्वेस्ट करते हैं। वे ऐप खोलते हैं, कुछ रैंडम म्यूचुअल फंड्स चुन लेते हैं, शायद कोई ट्रेंडिंग स्टॉक भी, और फिर बेस्ट रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं। फिर मार्केट डिप होती है, न्यूज में क्रैश की बात आती है या शॉर्ट टर्म खर्च सामने आता है और इन्वेस्टमेंट बेच दी जाती है। अगर मैं आज स्क्रैच से इन्वेस्ट शुरू करता तो सबसे पहले सवाल यही पूछता, मैं इन्वेस्ट किस लिए कर रहा हूँ? अर्ली रिटायरमेंट, ड्रीम होम, चिल्ड्रंस एजुकेशन, फैमिली सिक्योरिटी। गोल्स डिसाइड करते हैं, आपके गोल्स ही तय करते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट रूट आपके लिए सही होगा। आप कितना रिस्क ले सकते हैं और मार्केट वोलाटिलिटी को आपको इस माइंडसेट और स्ट्रेटजी के साथ हैंडल करना चाहिए। अब बात करते हैं टाइम हॉरिजन रूल की। टाइम हॉरिजन रूल यह कहता है कि अगर आपको 0 से 5 साल के भीतर पैसे की ज़रूरत है तो वह पैसा कैश या लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलाटिलिटी कैपिटल को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आपका गोल 5 साल से ज़्यादा दूर है तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट्स में लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि लंबी अवधि में मार्केट की शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स स्मूथ हो जाती हैं और वेल्थ क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स आमतौर पर कैश से बेहतर परफॉर्म करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट मूवमेंट्स की वजह से यह जर्नी काफ़ी बम्पी हो सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पेशेंस नहीं बल्कि स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है। गोल्स क्लियर होने के बाद अगला प्रैक्टिकल सवाल यह बनता है कि इन्वेस्टमेंट्स को किस स्ट्रक्चर और किस अकाउंट में किया जाए। यहीं पर ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और ऑप्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है और डिसीजंस आगे बढ़ ही नहीं पाता। यहाँ अकाउंट का मेरा मतलब है उस स्ट्रक्चर से जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि सिर्फ कोई ऐप या प्रोडक्ट। अगर मैं एम्प्लॉयड होता, जॉब कर रहा होता, तो सबसे पहले ईपीएफ और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पूरा फ़ायदा उठाता, क्योंकि यह डिसिप्लिन सेविंग के साथ गारंटीड रिटर्न और टैक्स बेनिफिट दोनों देता है। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होता तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस और दूसरे रिटायरमेंट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देता। इसके बाद मैं ऐसे टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स रूट्स चुनता जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ईएलएसएस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि सही टैक्स प्लानिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा फर्क डालती है। अकाउंट चूज करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है शुरुआत करना और इन्वेस्टेड बने रहना। अगर आप सिर्फ 5,000 भी इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज रिटर्न 10% रहता है तो 30 साल में आप करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हैं। यह मैजिक है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, रिटर्न्स पर रिटर्न्स और समय के साथ स्नोबॉल इफेक्ट। और प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग सही तरीके से शुरुआत नहीं करते। कंसिस्टेंसी तभी काम करती है जब रिस्क कंट्रोल में हो और पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो। जैसे बैलेंस्ड डाइट जरूरी है, वैसे ही पोर्टफोलियो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर पूरा पैसा एक स्टॉक, एक सेक्टर या एक ही बास्केट में हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के कमज़ोर परफॉर्मेंस को दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनसेट कर देती है, जिससे विनर्स लूजर्स को ऑफसेट करते हैं और पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है। स्ट्रक्चर और डाइवर्सिफिकेशन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। बेस्ट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो पोर्टफोलियो बार बार चेक नहीं करते। इंडिया में इसका बेस्ट तरीका है सिर्फ ऑटोमेशन। सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेशन कंसिस्टेंसी लाता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, मार्केट गिरती है तो भी सिप चलती रहती है। ऑटोमेशन डिसिप्लिन देता है, लेकिन मार्केट वोलाटिलिटी आपकी पेशेंस की असली परीक्षा लेती है। पिछले 150 सालों में मार्केट कई बार क्रैश हुई है
और हर बार रिकवर हुई है। मूवमेंट में डर लगता है, लेकिन हिस्ट्री पेशेंस को रिवार्ड करती है। इमरजेंसी फंड, क्लियर गोल्स, ऑटोमेशन और डाइवर्सिफिकेशन मिलकर मार्केट वोलेटिलिटी के दौरान आपको पैनिक डिसीजंस लेने से बचाते हैं और लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टेड रहने में मदद करते हैं। अगर मैं आज स्क्रैच से शुरू करता तो मैं यही करता। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन, क्लियर गोल्स, राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, छोटी लेकिन कंसिस्टेंट शुरुआत, डाइवर्सिफिकेशन, ऑटोमेशन और सबसे ज़रूरी काम रहना। यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में स्टेबल वेल्थ बनाने में मदद करते हैं। आपको ना 6 फिगर सैलरी चाहिए, ना ही फाइनेंस में डिग्री। इन्वेस्टिंग करते करते सीखी जाती है। मिस्टेक्स होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिसाइड करेगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपकमिंग एसेट क्लास वीडियोस जरूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें उन लोगों के साथ जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, गुड लक, गुड इन्वेस्टिंग। आप दिख रहे थे नेगी फिनैक्सिस।